हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जो कि आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या बेसिक नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, यानी कि हिंदी में हम बोलें ग्रंथियाँ क्या होती है। देखिए, ग्लैंड्स या ग्रंथि का परिभाषा हम देखने की कोशिश करें तो वह इसका परिभाषा सिंपल में हम इसे यह समझ सकते हैं कि ग्लैंड्स हमें उस ऑर्गन को बोलते हैं या उस ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं जो कि कुछ रसायनों का स्राव करे, यानी कि कुछ केमिकल को रिलीज़ करे, उसे हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब केमिकल में तीन तरह से हमारी बॉडी में रिलीज़ कर सकते हैं। पहला होता है जूस के रूप में, दूसरा एंजाइम के रूप में और तीसरा हार्मोन्स के रूप में। आपको बेसिकली देखना है कि केमिकल जो भी ऑर्गन्स रिलीज़ कर रहे हैं वह सभी ग्लैंड्स। पर अगर हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा सिर्फ हार्मोन्स को ही रिलीज़ करता है। जी हाँ, ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी गए हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से प्रकार के केमिकल को रिलीज़ करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हार्मोन्स को। जबकि जूस और एंजाइम को रिलीज करने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, जो हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पूरी डिटेल से स्टडी को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डेफिनेशन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावित ग्रंथियाँ उसे कहते हैं जो सीधा हार्मोन्स को रिलीज़ करता हो। जी हाँ, यह केमिकल के रूप में एक हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और यह सीधा ब्लड में जाके रिलीज़ करते हैं। इनके पास कोई भी अपना डक्ट यानी कि अपना नल नहीं होता है, जिसके वजह से यह अपना जो भी हार्मोन होते हैं वो सीधा खून में स्रावित करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से कि कौन से प्रकार की ग्लैंड्स सीधा ब्लड में रिलीज़ करते हैं केमिकल को, तो वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ वे ग्लैंड्स जो सीधा हार्मोन को कहाँ पर ब्लड में रिलीज़ करते हैं वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। और जब ब्लड में ये रिलीज़ करते हैं उससे सीधा टारगेटेड ऑर्गन पर जाते हैं। जिसे मान लीजिए एग्जांपल में यहाँ पे कोई हार्मोन को रिलीज़ किया जाता है ब्लड में, यहाँ से टारगेट ऑर्गन पर जाना है तो वह ब्लड के थ्रू ही जाएगा। ब्लड ही इसे ढोने का काम करता है, यानी कि कैरिंग करने का काम करता है। इसके पास कोई भी अपना डक्ट नहीं होता, यानी कि नलिकाएं नहीं होती है, इसीलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि डक्टलेस ग्लैंड किसे कहते हैं, तो वह एंडोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं। भले ये वीडियो की क्वालिटी आपको कम है, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे बायोलॉजी से एंडोक्राइन ग्लैंड्स के चैप्टर से आपके ज़रूर बनेंगे। बस आप डेली के आने वाले क्लासेस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे शरीर में कुल कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो हमारे पूरे बॉडी में कुल टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये बहुत आप लिख लीजिए, क्योंकि 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सभी टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम को अगर हम जानने की कोशिश करें तो वह नाम कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड आपके हेड यानी कि आपके सिर में मौजूद होता है। जबकि थायराइड ग्लैंड आप और पैराथायराइड ग्लैंड एक साथ आपको नेक यानी कि गर्दन वाले एरिया में देखने को मिल सकता है। जबकि थाइमस ग्लैंड आपके चेस्ट पे हो गए और पेनक्रियाज जो कि एब्डोमिनल में होंगे। एड्रिनल ग्लैंड आपके पेल्विक वाले रीजन में होंगे। जबकि गोनेट्स होते हैं जो कि आपको मेल और फीमेल में दोनों अलग अलग ढंग में डिफरेंस में आपको देखने को मिलता है। एक साथ हम इसे गोनेट्स कह देते हैं। तो कुल टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसे डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। आइए अब स्टडी करते हैं इनके एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम लें तो वो से हम लेते हैं थायराइड ग्लैंड को। चलिए, थायराइड ग्लैंड इसे हिंदी में आबूत ग्रंथि भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की तो वहाँ पे आपको थायराइड ग्रंथि की जगह आबूत ग्रंथि भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो यह सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह होता है कि यह गर्दन के जो ट्रेकिया होते हैं
जो उसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, उनके पीछे में होता है। उनके पीछे में ये लोकेटेड होता है, कहाँ पे, गर्दन में इसका लोकेशन हो गया। और ये हार्मोन को रिलीज करते हैं, चूँकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कितने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, ये 2 टाइप के हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। पहला थायरॉयडेक्सिन हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन। जो थायराइड हार्मोन है वो 98% इससे रिलीज़ होता है, मात्र 2% ही कैल्सिटोनिन हार्मोन्स को यह रिलीज़ करने का काम करता है। थायराइड हार्मोन के कुछ इंपॉर्टेंट से वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं, जिससे आप साथ में करते जाइए। यहाँ थायराइड हार्मोन को एच शेप या बटरफ्लाई वाला ग्लैंड भी कहा जाता है। जहाँ एच शेप आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एच शेप वाला ग्लैंड कौन सा है, तो वह है थायराइड ग्लैंड, क्योंकि इसका आप फिगर देख सकते हो। इसे बटरफ्लाई ग्लैंड्स भी कहते हैं, इसे थायराइड हार्मोन्स को। चलिए अब जानते हैं इनके द्वारा जो रिलीज़ किया जाता है 2 हार्मोन, थायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, उनके बारे में स्टडी करते हैं। थायराइड हार्मोन भी अब 2 तरह के हार्मोन्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला ट्राइडोथायरामीन और दूसरा है टेट्राथायरामीन हार्मोन्स, जो कि T3 और T4 बेसिकली हम इसे जानते हैं। थायराइड हार्मोन्स जो भी होते हैं वो उनके फंक्शन देख लीजिए क्या क्या करते हैं। तो इसके फंक्शन सबसे पहले आपको देख लीजिए क्या करते हैं ये थायराइड हार्मोन, या बेसिकली आप इसे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट इसका फंक्शन आता है मेटाबॉलिक, यानी कि उपापचय की क्रिया को यह मेंटेन करके रखता है। सबसे बड़ा की पॉइंट यहाँ पे आप लिख लीजिए कि मेटाबॉलिज्म को कौन, बॉडी को रेगुलेट कौन करता है, तो वह करता है थायराइड हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। दूसरा चीज़ आता है कि बॉडी में वाटर बैलेंसिंग, यानी कि पानी की संतुलन को बना के रखता है थायराइड हार्मोन, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ आता है यह BMR, यानी कि बेसल्स मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये BMR क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयन दर। दरअसल देखिए क्या होता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ATP का निर्माण होता है। ATP बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऊर्जा। तो ऑक्सीजन जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है किसी भी सेल्स के द्वारा, तो वही कहलाता है BMR, यानी कि किसी भी सेल्स के द्वारा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, BMR, यानी कि आधार उपापचय दर। आई होप आपको ये पहला लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, ताकि हम और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करें और अच्छे मटेरियल के साथ आपके सामने आए। प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट पार्ट जल्द आने वाला है।